दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार झा। आप देख रहे हैं लोक न्यूज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। निगम बोध घाट आप जानते हैं कि साधारण लोगों के अंतिम संस्कार के लिए बना हुआ है और वहां पर इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने निर्णय से देश की जो वित्तीय स्थिति है उसको बहुत मजबूत किया, ऐसे हिमालय जैसे व्यक्तित्व का वहां पर अंतिम संस्कार हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। लेकिन यह निर्णय तो प्रधानमंत्री मोदी का रहा होगा। कांग्रेस ने बार बार पूछा कि उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं किया जाएगा, तो उसके बारे में उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। और उनके स्मारक स्थल के बारे में भी जब पूछा गया है तो उनका कोई एकदम ठोस जवाब नहीं आया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि उसका निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो निर्णय लिए, इसके पहले वित्त मंत्री के रूप में जो मनमोहन सिंह ने जो निर्णय लिए, वो हमारे देश की जो आज आर्थिक स्थिति है, मजबूत है, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, मनमोहन सिंह क्यों महान थे, उन्होंने देश के लिए क्या क्या कदम लिए, इस पर विस्तृत जानकारी हम लेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने विचार मैं पहुंचा सकूँगा। इसमें आपके योगदान की, आपके सहायता की बहुत ज़रूरत है। मनमोहन सिंह जी के बारे में मैंने बात शुरू की। मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही साधारण घर में, गरीब घर में पैदा हुए थे। उन्होंने देश के विभाजन की विभीषिका देखी, गरीबी देखा, माँ की मृत्यु देखी बहुत बाल्यावस्था में, और उसके बाद वो गरीबी झेलते हुए उन्होंने सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट है उसमें पढ़ाई की। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मनमोहन सिंह जी ने मैट्रिक से लेके एमए तक जो इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया था, उसमें हमेशा पहले दर्जे पर, प्रथम स्थान पर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बड़ाई करना यानी सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर पहले काम कर चुके थे। वो योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वर्ल्ड बैंक के बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर चुके थे और यूजीसी के भी चेयरमैन थे। यानी वित्त मंत्री बनने के 1991 में वित्त मंत्री बनने के पहले वो यूजीसी के चेयरमैन थे। कहानी उस समय की है जब देश बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया आप जानते हैं, और देश मंडल कमंडल की राजनीति से उबर कर जस्ट बाहर निकला था। तब प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर के समय में भी आप जानते हैं कि उनको अपने देश का सोना गिरवी रखकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से कर्जा लेना पड़ा था, और उन्होंने फिर पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो किया था, उन्हें पेमेंट दिया था। देश की स्थिति ऐसी नाजुक थी जिसमें देश के पास सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर के जाने के बाद $1 अरब की जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उस समय ऐसे कठिन दौर में, और ऊपर से जो वैश्विक उदारीकरण था उसका दबाव था। हमारे देश की जनता की इतनी जनसंख्या वाली देश में लोगों के जो अपने रोजमर्रा के जीवन यापन करने की चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना था और ये डंकल प्रस्ताव को मानना था। तो इस समय जो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति थी, उस समय आईजी पटेल का नाम पहले आया था वित्त मंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 नरसिम्हा राव की सरकार में बनाने के लिए। लेकिन आईजी पटेल ने समझा, वो उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनको लगा कि ये बहुत ही कठिन काम है और उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और पीसी अलेक्जेंडर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुझाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुझाने के बाद उनसे पूछा गया, उन्होंने इतने सरल स्वभाव के थे, उनके पास अगाध ज्ञान था, कौशल था, सब कुछ था, उनकी शिक्षा थी बहुत अच्छी, उन्होंने धीरे से सीधे से उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन शुरुआत में जब उनको कहा गया तो उनको मजाक लगा। आप जानते हैं कितने सरल स्वभाव के आदमी थे वो। जिस दिन शपथ ग्रहण था वो सुबह तैयार होकर यूजीसी के, चूंकि 3 महीने से वो चेयरमैन थे, तो वहाँ जाने के लिए, निकलने के लिए जस्ट तैयार हुए थे, तो उन्हें कहा गया कि भाई आपको तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं यूजीसी के ऑफिस जा रहा हूँ, अपने दफ्तर जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो उनसे कहा गया नहीं भाई, आपको इन्फॉर्म किया गया था कि आपको तो यहाँ पर मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति भवन आना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे लगा कोई मुझे मजाक कर रहा है। देखिए कितने सरल स्वभाव के थे। फिर वहाँ से यूजीसी की ऑफिस नहीं जाकर वो राष्ट्रपति भवन गए, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। और आप जानते, मैंने पहले बताया
कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति यानी विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल समाप्त हो चुका था। सिर्फ $1 अरब था। सिर्फ 15 दिन के पेमेंट देने के लिए यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो भी हमारे बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती है उसके लिए आयात करना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है, उसके लिए सिर्फ 15 दिन का जो विदेशी मुद्रा भंडार था। और मनमोहन सिंह ने अपने सूझबूझ से आप एक बात जान लीजिए कि 1993 आते आते उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को $10 अरब तक कर दिया। और काम करते करते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई उससे पहले हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार था $290 अरब। यह थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और उन्होंने इसके लिए कोई प्रचार नहीं किया, कोई ढोल नहीं पीटा, कोई नगाड़े नहीं। आज के प्रधानमंत्री की तरह उन्हें कोई नगाड़े नहीं पीटे। अगर आज के प्रधानमंत्री मोदी होते तो दिन रात उनका यही प्रचार चलता। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा, बहुत ही कारगर कदम था, माइलस्टोन है। और उन्होंने देश की जनता के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। आप जानते, मैंने पहले बताया आपको कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने सूचना का अधिकार जैसा कानून पास किया। उसके बाद आप जानते हैं अन्ना हजारे जी ने क्या किया उनके साथ, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो उसके बाद उन्होंने श्रम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील और न जाने कितने कितने फैसले लिए। आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी बहुत ही शिक्षित आदमी थे, उनको शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने शिक्षा का अधिकार जैसे कानून पास के बिल लेके आए उसको पास किया, जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे जो सीट्स हैं वो बढ़ाए, IIT जैसी जगह पर। उन्होंने फीस को भी मेंटेन किया। आज के दिन में ऐसा नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा फीस हो गया है। आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में उन्होंने उस बिल को पास किया। और मिड डे मील जैसे जो आज स्कूली बच्चे जो हैं, देश में लाखों बच्चे जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो पास किया, जो आज प्रधानमंत्री मोदी उसको कुंद बना रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे उसके क्लॉज निकाल दिए हैं। लेकिन एक 10 रुपये के एप्लीकेशन में आप सारी की सारी जानकारी एक सरकारी ऑफिस से पता लगा सकते हैं। ये कितना बड़ा अधिकार जनता को मिला है, इस बात का अंदाज़ा कीजिए। हालांकि अब इसको बचाना देश के लिए अब कितना कौन बचा पाएगा पता नहीं, जब तक मोदी जी हैं तब तक वो शायद कहाँ बचे क्या बचे कोई नहीं जानता। इसके बाद मनमोहन सिंह जी का जो एक बहुत ही बड़ा काम था 2008 में, जब विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था। आप जानते हैं अमेरिका में उस समय सब प्राइम हुआ था, बैंक के बैंक डूब रहे थे। उस समय हमारे देश पर भी आर्थिक संकट आने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपने कौशल और अपने अनुभव, अपने शिक्षा, अपने जानकारी के हिसाब से उन्होंने ऐसे ऐसे प्लानिंग किए कि 2008 में हमारा देश जो है उस देश पर उन्होंने आँच तक आने नहीं दिया। मुझे याद है वो कौन सा वक्त था। वो वक्त था जब सारे के सारे सेक्टर डूब रहे थे, रियल्टी सेक्टर डूब गया, बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए थे, देश में बहुत सारे संकट थे। फिर भी मतलब ये पूरे वैश्विक मंदी में भी मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश को संभाला और बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जिसके कारण हमारा देश आज एकदम विश्व के मानचित्र पर परचम लहरा रहा है। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन से मैंने शुरू की कि वहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जब मोदी आए उसके पहले उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। संसद में उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। वे जानते थे वो करप्ट नहीं है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रहबर कहाँ लुटा। कोई लुटा नहीं था मैडम, आप तो अभी स्वर्ग में हैं। वही अरुण जेटली जो बहुत सारे संसद में एकदम जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे कि 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ। मनमोहन सिंह जी एकदम सरल स्वभाव से संसद में इस बातों को सुनते थे। और मुझे लगता है कि RSS और बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसके अंदर सरकार को बदनाम करना था और सरकार को बदनाम करके सरकार को बदलने की साजिश के तहत ये सब काम हुआ था। UPA 2 के आधे समय संसद में सिर्फ चिल्लाने में चले गए यही भाजपा के लोग, यही राजनाथ सिंह जी और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, उमा भारती और बहुत सारे नेता ऐसे थे जो चिल्ला चिल्ला कर कहते प्रधानमंत्री को करप्ट कहा करते थे, भ्रष्ट कहा करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एकदम शांत और सरल स्वभाव के आदमी थे। वो चुपचाप इन एलिगेशंस को सुनते थे। मीडिया ने भी बहुत बड़ा कमाल किया अपना उस समय,
सरकार के खिलाफ जितना दुष्प्रचार हो सकता है उतना किया। मीडिया ने न जाने क्या क्या एलिगेशंस मनमोहन सिंह जी पर लगाए, लेकिन कभी भी आज की तरह मीडिया को उन्होंने गिरफ्त में नहीं रखा। सारे के सारे पत्रकारों को सब सवाल पूछने का अधिकार था। किसी को यह नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मैं ये सवाल कैसे पूछूंगा। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा करते थे और उनको जवाब मिलता था। यही थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसीलिए वो महान थे। मैं आपको कुछ चीज़ों की और जानकारी देना चाहूँगा कि किसी एक ने कहा कि ही नीडेड ए फेयरवेल, नीडेड ए बेटर फेयरवेल, यानी उनको इतने महान प्रधानमंत्री को एक फेयरवेल जो दिया गया वो बहुत सही तरीके से नहीं दिया गया। और उनसे जब पूछा गया कि मीडिया पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपको कैसा लगता है मीडिया आपकी बहुत आलोचना करती है, मीडिया आपको करप्ट करती है, तो वो कहते थे कि हिस्ट्री विल जज माई परफॉर्मेंस देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया, यानी आज की मीडिया जो है उससे ज़्यादा हिस्ट्री हमको जज करेगी, हमारे बारे में फैसला लेगी, हमको अच्छा बुरा जो भी कहना हुआ कहेगी। आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी को कई बार एक साइलेंट प्रधानमंत्री कहा गया, लेकिन साइलेंट प्रधानमंत्री कहने के बावजूद लोग कहते होंगे, लेकिन पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हर एक सवालों का जवाब दिया। जब विदेश जाते थे तब भी और भारत में रहकर भी उन्होंने मीडिया के किसी भी आदमी को, एक बहुत बड़े मीडिया हाउसेस को तो छोड़ दीजिए, एक साधारण मीडिया के जो लोग भी थे उनको भी वो आराम से इंटरव्यू दिया करते थे, उन्हें कोई रोच नहीं था, क्योंकि सांच को आँच क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रकाश थे जिसको कोई डर नहीं था, क्योंकि ज्ञान था, सब वो जानते थे कि किस बात का जवाब कैसे देना है। ये थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसलिए वे महान थे। उनको कई बार एक ऐसा कहा गया कि आप बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में गद्दी पर बैठकर अहमदाबाद के सड़कों पर हजारों लोगों का कत्लेआम करके अगर कोई मजबूत प्रधानमंत्री कहलाना चाहता है तो ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं बनना है। ऐसे महान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो देश पर कितना भी बड़ा कर्जा हो उनको वो कोई विचलित नहीं होते। वो चमचमाती रोड को दिखाकर लोगों के जो कर्जे हैं, देश के ऊपर जो कर्जा है, लोगों का कर्जा मतलब देश के ऊपर कर्जा मतलब लोगों के ऊपर कर्जा है, हम लोगों के ऊपर कर्जा है, इसको ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी को पता था कि यह कर्जा जो है अगर हम पे करेंगे, उसका इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल्स को पे करेंगे, उसके लिए देश पर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा और वो टैक्स महंगाई को बढ़ाएगी, इसलिए वो बैलेंस करके चलते थे। आपको जानकर इसका एक डेटा दे दूं कि 2014 में जब मनमोहन सिंह जी गए थे तो उन्होंने मोदी जी को बुला के कहा था कि हम बहुत ही विकट परिस्थितियों में देश को बाहर निकाल के लाए हैं, हमारे देश की ये तीसरी इकोनॉमी है और बहुत मुश्किल से हम लाए हैं, मेरा अनुमान है कि आप उसको संभालेंगे। मोदी जी ने क्या संभाला उसको। 2014 में जो हमारे देश के ऊपर कर्जा था वो 50 लाख करोड़ का था। 2024 का जो डेटा है वो कह रहा है कि हमारे देश पर जो कर्जा मार्च 2024 में था वो 169 लाख करोड़ का था और 2025 के मार्च में यह 182 लाख करोड़ का कर्जा होने की संभावना है। इन कर्जों तले जब इंटरेस्ट और इसका प्रिंसिपल पे करना पड़ता है तो पैसा आएगा कहाँ से? देश की जनता को उसके लिए टैक्स देना पड़ता है और ये टैक्स के रूप में जब पैसा वसूला जाता है तो सारे के सारे चीज महंगे हो जाते हैं। उनके मीडिया सलाहकार जो संजय बारू थे उन्होंने कहा था कि ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे संजय बारू जी, देश को एक्सीडेंट होने से मनमोहन सिंह ने बचाया। इस सेंस में अगर कहेंगे आप तो मानी हुई बात है, मनमोहन सिंह जी काफी दुखी थे इस बात से, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। ऐसे महान
व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे पहले, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सूचना का अधिकार को बिल को पास करने में उनका कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने आराम से उसको पास कर दिया, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। एक बार और समझ लीजिए, उनके खिलाफ जेएनयू के छात्र थे, छात्रों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए, उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो उस समय किसी ने उनको एडवाइस किया कि इन छात्रों के जो आंदोलन है उसको कुचला जाए, उनको दबाया जाए। उन्होंने कहा नहीं, इस लोकतंत्र में उनको विरोध करने का अधिकार है, इसलिए कोई भी कदम इसके खिलाफ नहीं उठाया जाएगा, और छात्रों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे महान थे लोकतंत्र के रक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2014 के पहले मैंने बताया यूपीए 2 में मीडिया ने जिस प्रकार उन पर लांछन लगाया 2G स्कैम का, कि 175 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है। और वो स्कैम क्या था? सिर्फ CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विनोद राय ने एक अपने रिपोर्ट में दिया था कि अगर स्पेक्ट्रम 4G का 2G का स्पेक्ट्रम इस रेट में बेचा जाता तो इतने रकम आते। एक हाइपोथेटिकल फिगर था। उसी पर इनको लगा, या इनकी प्लानिंग थी कि कैसे भी, यानी भाजपा और RSS की प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से इस सरकार को बदनाम किया जाए। फिर भी उन्होंने मीडिया को कभी रोका नहीं, काम करने दिया। अन्ना हजारे जो मुझे लगता है कि RSS के एक पार्टी थे, आप समझ सकते हैं अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था करप्शन के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो दिल्ली में रात में ट्रक के ट्रक गद्दा आ जाते थे लोगों को सोने के लिए। मनमोहन सिंह जी का सूचना तंत्र इतना थोड़ा मजबूत नहीं था इस मामले में मोदी जैसा, कि हर एक चीज़ की जानकारी रखें। नहीं तो अगर समझ जाते कि किसी ऑर्गेनाइज गैंग का ये हाथ है, RSS का हाथ है, तो वो कुछ कर सकते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी ऐसे छोटे स्तर के प्रधानमंत्री नहीं थे जो सबके खिलाफ वो काम करते थे। आपको पता है कि लाला रामदेव ने भी उनके खिलाफ रामलीला मैदान में बहुत सारे काले कांड किए थे। उन्होंने खूब दुष्प्रचार किया था। 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिला रहे थे लोगों को। तो दिल्ली की पुलिस ने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शायद अभी कोई लोग बोलते हैं कि वो छोड़ के भाग गए, उठ के कुछ और ड्रेस में पहन के भाग गए। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने लोगों को कभी दबाने की कोशिश नहीं की, उनके विचारों को दबाने की कोशिश नहीं की। उनको लगता था कि लोकतंत्र में ये सब जायज़ है, सबको अधिकार है बोलने का। आप जानकर एक और चीज़ मैं देना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी की वजह से जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, यानी देश के लोगों को जेब में जो खरीदने की जेब से जो सामान खरीदने की ताकत होती है, वह परचेजिंग पावर पैरिटी जो मनमोहन सिंह के समय में 1 से 2 पॉइंट पे आ गया था, वो तीसरे पॉइंट पर मोदी 10 सालों में नहीं ला पाए। और ऐसा अंदाज है कि 2050 तक जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक नहीं जाएगा। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, भले ही आपकी इकोनॉमी आप बोलते हैं हमारे 5th रैंक में है, 3rd रैंक पर, दूसरे रैंक पे भी चला जाए, लेकिन 1950 से पहले PPP यानी पावर परचेजिंग पैरिटी बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा अंदाज है। महानता की एक दौर और गाथाएं मैं बोलूँगा। फ्रांस के आज़ादी के जश्न के दिवस पर प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। वहाँ गए भी थे, उन्होंने उसका कोई ढोल नहीं पीटा। अगर यही नरेंद्र मोदी गए होते, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया होता, तो 6 महीने तक मीडिया इसी बात का प्रचार करती, और जो PMO ऑफिस में बैठे हैं उनके लोग, यानी हिरेन जोशी, वो इस बात को मीडिया को कहते कि चलो इसको ही चलाओ, है ना। तो इस तरह से मनमोहन सिंह जी महान थे। मनमोहन सिंह जी को लोक न्यूज़ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अब इस देश में कब ऐसा प्रधानमंत्री होगा कोई जानता नहीं है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए, आप जानते हैं चुनाव आयोग को किस तरह से उनके नियमों को बदला गया है। साधारण जनता के जो अधिकार थे, सूचना उन्हें मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के जितने डेटा मिलना चाहिए, यह जब महबूब प्राचा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया, तो अब चुनाव आयोग के नियमों को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में उनके कानून में फेरबदल कर दिया है, और ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा किसी को दिया नहीं जाएगा। यानी इस प्रकार के जो लोकतंत्र के जो
इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है, जनता को यह अधिकार है अपने वोट देने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार यही है, पावर यही है, क्योंकि सरकार को बदल सकती है चुनाव के जरिए, और उनमें जो अधिकार दिया गया है उनको, उसको भी कुचलने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो निगम बोध घाट पर ऐसे महान व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार कराएंगे तो भी आपका कद उनके कद से बड़ा होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के बाद साथ नमस्कार।